अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जब गैस्ट्रिक कंटेंट एसोफेगस में जाने लग जाते हैं तो उसे हम गर्ड बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो टोन होती है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की वो कम हो जाती है, उसकी वजह से वो डायलेट हो जाता है, ये रिलैक्स हो जाता है और फिर उसमें जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, जो एसिडिक कंटेंट होता है स्टमक का, वो एसोफेगस में वापस जाना शुरू हो जाता है। अब नॉर्मल क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो एसोफेगस से जो हम फूड होती है वो स्टमक में जब आती है तो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर ओपन होता है, खाना खाने के बाद ये दोबारा बंद हो जाता है। तो ये ट्रांजिएंटली ओपन हो रहा होता है जब खाना खाने के दौरान। कभी कभी ये होता है जो इसकी ओपनिंग होती है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की, ये नॉर्मल से ज़्यादा होने लग जाती है। तो उस वक्त क्या होता है कि जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ये इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से ये डायलेटेड रहता है, ये रिलैक्स हो जाता है, तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है ये वापस जाना शुरू हो जाता है एसोफेगस के अंदर। फिर उसकी वजह से डिफरेंट फाइंडिंग्स आती हैं, इसकी काफ़ी सारी काजेज़ हैं और इसके जो फैक्टर एसोसिएटेड हैं गर्ड के साथ, ओबेसिटी है, डाइटरी फैक्टर्स हैं, डिफेक्टिव एसोफेजियल क्लियरेंस है कि जो एसोफेजाइटिस हो जाती है क्योंकि एसिड जा रहा होता है बार बार एसोफेगस के अंदर, उसकी वजह से जो मिकोसा होती है एसोफेगस की वो डैमेज हो रही होती है, उससे एसोफेजाइटिस होता है। तो उससे जो डिफेक्टिव एसोफेजियल क्लियरेंस मतलब है कि जब पहले ये होता है कि जब हम खा रहे होते हैं तो एसोफेगस जल्दी से मतलब फूड को स्टमक के अंदर जाने देता है, मतलब वो एसोफेजियल क्लियरेंस जल्दी हो जाती है। जब मिकोसा डैमेज हो जाएगी तो फिर उसमें मसला होगा, एसोफेजियल क्लियरेंस नहीं हो सकेगी। और ये हाइटल हर्निया, ये भी इसकी मेन काज है, उसमें स्लाइडिंग हाइटल हर्निया होता है। इसमें होता ये है कि जो स्टमक का कुछ पार्ट या सम टाइम पूरा स्टमक स्लाइड कर जाता है थोरैक्स कैविटी में, उसकी वजह से क्या होता है कि जो एसोफेगस की एक तो शॉर्ट हो जाता है, दूसरे नंबर पे इस पर काफ़ी सारे और मसले मसाइल भी होते हैं। उसके बाद है डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, जब स्टमक खाली नहीं होगा, मतलब इसकी जो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें नहीं जा सकेगा कंटेंट, तो उसकी वजह से भी रिफ्लैक्स होने के चांसेस होते हैं। और दूसरे नंबर पे है इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इसकी काफ़ी सारी काज हैं। प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी है, उसमें क्या होता है कि जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है, उसकी वजह से भी रिफ्लैक्स के काफ़ी सारा चांस होता है। तो अब हम इसके देखते हैं काजेज़ कि इसकी जो काजेज़ क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी काज है ट्रांजिएंट लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो स्टमक ये जो होता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ये ओपन हो रहा होता है, मतलब जब हम खाना खाते हैं ये ओपन होता है फिर क्लोज़ हो जाता है। तो कभी कभी इसकी ओपनिंग जो होती है, जो रिलैक्सेशन होती है, ये हद से ज़्यादा होने लग जाती है। जो इसकी ट्रांजिएंट लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन है ये ज़्यादा होने लग, उससे जो होता है हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है। तो उसकी वजह से जो काफ़ी सारा अबनॉर्मल एक्सपोजर जो होता है एसिडिक कंटेंट का एसोफेगस में जाने लग जाता है। डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, जब ये खाली नहीं होगा उसकी वजह से भी, जब स्टमक भरा रहेगा तो उससे भी रिफ्लक्स होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इससे जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो उस वजह से भी गर्ड होने का चांस है। ओबेसिटी में भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। हाइटल हर्निया में भी जो होता है एसोफेगल शार्टनिंग हो जाती है, मतलब एसोफेगल जो शार्ट हो जाता है उससे भी उसकी टोन में काफ़ी सारा फ़र्क आ जाता है। लार्ज मील जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब भी रिफ्लक्स का चांस होता है। स्पाइसी फूड हो गए, स्मोकिंग, अल्कोहल, कॉफ़ी, ये अदर एसोसिएटेड फैक्टर हैं इसके गर्ड के। उसके बाद हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे पहले तो ये होता है कि एसोफेजाइटिस हो जाता है। इसमें जो एसोफेगस होती है उसकी मिकोसा डैमेज होती है, उस वजह से इन्फ्लेमेशन होती है मिकोसा की, तो उसे हम एसोफेजाइटिस बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे है बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस क्या होता है कि इसमें जो टिश्यू होता है वो चेंज हो जाता है और वो इंटेस्टाइन की तरह बन जाता है। एसोफेगस का जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है वो चेंज हो जाता है कलमरल एपिथेलियम में, और ये इसे हम मतलब प्री कैंसरस भी बोल सकते हैं, मेटाप्लेजिया इधर होता है। एनीमिया भी हो सकता है। अब एनीमिया क्यों हो सकता है कि जब एसोफेजाइटिस होता है तो उसमें मिकोसा डैमेज होती है, रप्चर होती है, तो उससे ब्लीडिंग और एनीमिया का चांस भी होता है। और एसोफेजियल शार्टिंग हाइटल हर्निया की वजह से होती है। इसमें क्या होता है कि जब टिश्यू डैमेज हो रहा होता है एसोफेगस का,
जो उसकी म्यूकोसा डैमेज हो रही होती है तो वो रिप्लेस हो रही है तो स्कार के साथ। इससे क्या हो जाता है कि वाल थिक हो जाती हैं और जो लीमन होता है वो स्मॉल हो जाता है, तो इसे एसोफेजियल शार्टरिंग भी बोलते हैं। और जो एसोफेजियल का कार्सिनोमा जिसकी कॉम्प्लिकेशन है, जब ज़्यादा देर तक बैरेट एसोफेगस रहेगा तो उससे क्या होता है कि 25% रिस्क बढ़ जाता है एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा का। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। फिर है इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में इसके टिपिकल और एटिपिकल सिम्टम्स हैं। पहले हैं टिपिकल, उसमें हार्ट बर्न है, ये जो बर्निंग सेंसेशन होती है बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। और दूसरे नंबर पर है रीगर्जिटेशन। अब रीगर्जिटेशन में क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड और जो एसिड होता है वो स्टमक में या मुंह में चला जाता है, उससे हमारे मुंह में ये खट्टे मतलब ये एसिडिक टेस्ट होता है। और डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वालिंग, मतलब खाने में मसला होगा। एटिपिकल या एक्स्ट्रा एसोफेजियल सिम्टम्स जो है इसमें है, जब ये होता है कि जो रिफ्लेक्स होता है गैस्ट्रिक कंटेंट वो लेरेंक्स या ट्रैके में अगर चला जाएगा, फिर उसे सिम्टम्स जो आती हैं अस्थमा हो गया, क्रोनिक कफ, लेरेंजाइटिस, सोर थ्रोट या नॉन कार्डिक चेस्ट पेन। तो ये कार्डिक चेस्ट पेन नहीं होती, वैसे उसकी तरह ही होती है। उसके बाद हम इसका डायग्नोज कैसे लगाएंगे, तो अगर तो हैं टिपिकल सिम्टम फिर तो किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें जस्ट पीपीएस देंगे। और एंडोस्कोपी तब करेंगे जब अलार्म फीचर से क्या है, जैसे डिस्फेजिया हो गया और ओडेनोफेजिया हो गया जिसमें पेनफुल सॉल्विंग होती है, या वेट लॉस हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, या फिर तब जब आपने उनको पीपीआई दी उसके बाद भी सिम्टम्स अगर शो हो रही हैं तो तब हम उसकी एंडोस्कोपी करते हैं और अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं। उससे ये होता है कि हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैरेट एसोफेगस है या फिर एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा है, तो एंडोस्कोपी से वो भी कर सकते हैं। अब उसके बाद होता है 24 आवर्स इंट्रालुमिनल पीएच मॉनिटरिंग। इसमें क्या चेक करते हैं, वैसे ये अक्सर जब टिपिकल सिम्टम हो तो ये नहीं करते, अगर एटिपिकल सिम्टम या एक्स्ट्रा एसोफेजियल जब सिम्टम्स हों तो तब ये रिकमेंडेड होता है। और ये तब भी किया जाता है जब आप एंटी रिफ्लक्स सर्जरी के लिए कंसीडर कर रहे हो, तो तब भी ये की जाती है। इसमें एक पीएच प्रोब होता है, उसको एसोफेजियल लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में इंसर्ट किया जाता है और 24 आवर्स के लिए पीएच चेक की जाती है। उससे हमें ये पता चलता है कि कितना मतलब एक्सपोजर हुआ है एसिडिक का, उसकी कितनी क्वांटिटी में हुआ और कब कब हुआ है, तो ये उसके साथ किया जाता है। और इसके साथ एक और इम्पीडेंस टेस्ट होता है, वो भी तब किया जाता है जब आप नॉन एसिडी रिफ्लक्स चेक करना चाह रहे होते, तो सम टाइम ये उसके साथ कंबाइन किया जाता है, इम्पीडेंस टेस्ट भी इसके साथ किया जाता है। उसके बाद है एक्सरे विद बेरियम कंट्रास्ट। ये तब कि ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस को डिटेक्ट करने के लिए भी किया जाता है, अल्सर हो गया, स्टीनोसिस हो गया, या सम टाइम हार्ट जो होता है हार्ट हर्निया उसको भी डिटेक्ट करता है एक्सरे विद बेरियम कंट्रास्ट। वैसे ये कम किया जाता है। तो अब है इसकी मैनेजमेंट। सबसे पहले है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि वेट रिडक्शन करना होता है, वो रिकमेंडेड होता है। अक्सर लोग मोटे होते हैं, गर्ड के जो होते हैं, और जो है वो रात को सोए तो बेड को थोड़ा सा ऊंचा करके सोए, मतलब सारा उसका ऊंचा होना चाहिए, इससे एसोफेजियल क्लियरेंस में काफ़ी हेल्प मिलती है। और उसके बाद है कि एसिडिक फूड नहीं खानी, फैटी फूड, स्पाइसी फूड, अल्कोहल, कॉफ़ी, मतलब इस तरह कुछ भी उसने यूज़ नहीं करना। उसके बाद है पीपीआई थेरेपी। 8 वीक का कोर्स होता है। इसमें है बहुत सारी मेडिसिन है, एसोमेप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, ओमिप्राजोल है, इनमें से आप कोई भी दे सकते हैं। वैसे ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी है गर्ड का। इसमें तकरीबन 95% जो पेशेंट होते हैं उनके सिम्टम्स इसमें रिकवर हो जाती हैं। और उसके बाद है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये भी HCl को कम करती हैं। इसमें सेमिटिडीन है, रेनिटिडीन है, ये दे सकते हैं। उसके बाद हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, तो ये टोन को बढ़ाती हैं, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसकी टोन को बढ़ाती हैं। इसमें मेटोक्लोप्रामाइड है, डोमपेरिडोन है, और ये स्टमक को जल्दी खाली होने में भी हेल्प करती हैं साथ में। उसके बाद है गाबा एगोनिस्ट बैक्लोफिन। ये वैसे बहुत कम यूज़ होता है लेकिन फिर भी ये इसके मैनेजमेंट में है। ये क्या करता है, जो गाबा एगोनिस्ट बैक्लोफिन है तो ये इनहिबिट करता है ट्रांजिएंट लोअर एसोफेजियल रिलैक्सेशन को, जो ट्रांजिएंट लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है उसकी रिलैक्सेशन को कम करता है। उसके बाद है सर्जरी। अगर एक पेशेंट पीपीआई थेरेपी के बाद ठीक नहीं हो रहा, उसके सिम्टम्स फिर भी हैं, या सीवियर सिम्टम है, या रिगर्जिटेशन है, या वो खुद बंदा चाह रहा है कि मैं लाइफ लॉन्ग
मतलब मेडिकल थेरापी नहीं लेना चाहता तो फिर वो सर्जरी की तरफ जाएंगे। और ये इसमें सबसे पहले है नेसेंट फंडोप्लिकेशन, और फिर इसमें से आगे दो हैं, एक टोटल फंडोप्लिकेशन है और एक है पार्शियल फंडोप्लिकेशन। तो अब जो टोटल फंडोप्लिकेशन है उसमें ये होता है कि जो इसोफेगस का एक पार्ट होता है उसको रैप कर दिया जाता है, इस स्टमक का जो एक पार्ट होता है उसको रैप कर दिया जाता है इसोफेगस की। इससे क्या होता है कि जो लोअर स्फिंक्टर होता है वो टाइट हो जाता है और उससे रिफ्लक्स का चांस काफ़ी कम हो जाता है। मतलब ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है, लेकिन इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। इससे डिस्फेजिया हो सकता है। इससे ये होता है कि जब आप इसको इधर रैप करेंगे तो इससे जो कार्डियो होता है, ये वाला पॉइंट इधर कार्डियो होता है जो लोअर स्फिंक्टर के साथ होता है। स्टमक एक पार्ट होता है जो लोअर स्फिंक्टर के साथ होता है बिल्कुल, उससे वो और कॉम्पिटेंट हो जाता है और उससे फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे डिस्फेजिया हो गया, डिफ़िकल्टी इन स्वालविंग या गैस ब्लोट सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है गैस ब्लोट सिंड्रोम में कि जब आप खाना खाते हैं तो आप बहुत फुल फील करते हैं, तो ये इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है। और उसके बाद है पार्शियल फंडोप्लिकेशन। इसमें क्या किया जाता है कि उसको हमने फुल कर दिया था रैप, मतलब 360 के एंगल पे हमने उसको रैप किया था। अब इसमें यह है कि इसको 270 डिग्री पे रैप किया जाता है, तो इसके भी सक्सेस रेट थोड़ी कम है। अगर पार्शियल लेप्रोस्कोपिक पार्शियल फंडोप्लिकेशन की जाए तो उसका सक्सेस रेट 80 to 90% है। तो ये थी इसकी मैनेजमेंट।